हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 5 के जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देखें, जिसमें हमने चैप्टर्स के एमसीक्यूज और जो शॉर्ट आंसर्स थे वो डिस्कस किए। साथ ही साथ जो पहले के 4 चैप्टर हैं उनके भी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर 5 का ऑर्गेनाइजिंग का लॉन्ग आंसर्स, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती है, तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब आप सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करते हो और फिर काम को डिवाइड करते हो। तो द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क टू इंश्योर स्पेशलाइजेशन, है ना। क्योंकि सिंपल है, यदि आप काम जैसे आप भी पढ़ाई यदि करते हो तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं। कैसे कि पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पहले हम रीड करेंगे, पहले हम ये लिख के याद करेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर का टेस्ट देंगे। तो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके पहले ही माइंड मैप रहता है, जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव करते हो। तो वैसे ही किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे ही टास्क जो होते हैं, जो वर्क होते हैं, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी होता है, ताकि क्या आ सके, उसमें स्पेशलाइजेशन आ सके और एफिशिएंसी बढ़ सके। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वेस्टेज जो होते हैं रिसोर्सेज वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा ईच टास्क इज असाइंड बेस्ड ऑन द स्किल, किस हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से और कैपेबिलिटी के हिसाब से। इंडिविजुअल यहाँ पे कौन है, हमारा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की जो स्किल होगी, एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटी होगी, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें, काम को डिवाइड करें। दूसरा आता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इस डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम जनरली 2 डिपार्टमेंट बांटते हैं, है ना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन सिंपल मीनिंग मतलब ये होता है कि जो सिमिलर एक्टिविटी है ग्रुप, उसको एक साथ इकट्ठा कर दे। सिमिलर या रिलेटेड जो एक्टिविटीज है आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू डिपार्टमेंट्स और यूनिट। दिस कैन बी डन, कैसे हो सकता है, बेस्ड ऑन द फंक्शंस, मार्केटिंग, है ना, फाइनेंस, और बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स, टेरिटरीज और कस्टमर्स। तो जनरली हमारे जो बिजनेस में डिपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं वो होता है फंक्शनल, जो कि काम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से बढ़ता है, और दूसरा होता है कौन सा, डिवीजन। तो डिविजनल जो होगा वो किसके अकॉर्डिंगली बटेगा, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। तो जब डिपार्टमेंट हो जाएगा, सिमिलर एक्टिविटीज जो हम एक जगह पे रख देंगे। इसके बाद तीसरा काम आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मतलब काम को असाइन करना। तो टास्क आर असाइन टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंसीज, है ना। मतलब कि कौन कितना कॉम्पिटेंट है, कौन किस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। स्किल्स एंड रोल्स, जो स्किल है उनकी और जो रोल है उनके। इट इंश्योर्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड बाय द एम्प्लॉयज। मतलब हमने जो उस काम को दिया है वो एम्प्लॉय सबसे पहला स्किल हो, नॉलेजेबल हो, कैपेबल हो, और साथ ही साथ जो हमने उसको काम दिया हुआ है वो उस काम को सही तरीके से क्या कर सके, समझ सके, और उस काम को ग्राउंड लेवल पे क्या कर सके, कर सके। तो ये हमारा कहीं ना कहीं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज होता है। और फोर्थ आता है, जब आपने काम दे दिया तो इसके बाद स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब एक रिलेशनशिप क्रिएट करना, एक क्लियर हायरार्की क्रिएट करना, ताकि ये पता चले आपको तो हु विल रिपोर्ट टू हुम, मतलब कौन जो सबऑर्डिनेट को काम मिला हुआ है, एम्प्लॉय को काम मिला हुआ, किस एम्प्लॉयर को जाके क्या करेगा, अपने काम के बारे में बताएगा। तो इट क्रिएट्स अ प्रॉपर चेन ऑफ कमांड एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। तो यदि आप स्टेप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं करते, तो जो काम मिला हुआ है सुपीरियर को, हो सकता है वो काम से क्या करे, उबे कर जाए, काम को पूरा ना करे। मगर जब उसको एक किसी पर्सन को रिपोर्ट करना होगा तो वो उस काम को सही तरीके से करेगा और उस काम को सही तरीके से अचीव करके उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। और इससे क्या होगा, एक कमांड, चेन ऑफ कमांड बनेगा। मतलब एक बॉस और एक सुपीरियर, या जो बॉस है उसको ऑर्डर पास होंगे और जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, काम करके पूरा देगा। इसके बाद कहीं ना कहीं मदद करेगा काम में, कोऑर्डिनेशन, है ना। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट यदि हम बात करें व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंस। तो डेलीगेशन अभी हमने डिस्कस किया। डेलीगेशन का मतलब होता है जब हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुपीरियर से कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, सबऑर्डिनेट के पास, ताकि हम उस टास्क को पूरा करवा सकें या कर सकें। तो कहीं ना कहीं डेलीगेशन मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वर्क, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन का, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये वर्कलोड मैनेजर का क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो बाय असाइनिंग टास्क टू सबऑर्डिनेट्स
मैनेजर कैन फोकस ऑन क्रिटिकल इशू एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो मैनेजर क्या कर सकता है, जो उसके क्रिटिकल इश्यूज है ना, वो उस पर फोकस कर सकता है, क्योंकि जब वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा तो अब उसके पास समय होगा ताकि वो जो मेन चीजें उन पे भी ध्यान दे सके, फोकस कर सके। दूसरा, मैनेजरियल की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि पहले वो किसी काम को अकेला करता था और अब उसके साथ करने वाले 5 लोग हो जाएंगे, तो वो काम जो होगा वो और तेजी से और जल्दी क्या होगा, अचीव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डेलीगेशन अलाउ करता है मैनेजर्स को कि वो अपने वर्क को क्या कर ले, डिवाइड कर ले और अपनी जो टाइम एफिशिएंटली और टाइम जो है उसको एफिशिएंटली तरीके से क्या कर ले, मैनेज कर ले। तीसरा आता है, मोटिवेट करता है किसको, एम्प्लॉइज को। तो एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट करता है, तो व्हेन एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड विद अथॉरिटी इट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड मॉरल। तो कहीं ना कहीं यदि हम एम्प्लॉय पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, यदि हम एम्प्लॉइज पे क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनको एक अथॉरिटी देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो वो एम्प्लॉय का भी जो मॉरल होता है, उसका जो मोटिवेशन होता है, वो भी क्या होता है, बूस्ट होता है। इसके अलावा फैसिलिटेट एक्सपेंशन। फैसिलिटेट मतलब हेल्प करता है कि मैनेजिंग जो एडिशनल वर्कलोड है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और तेजी से ग्रो कर सके। और लास्ट वन इज डेवलप फ्यूचर मैनेजर्स। कहीं ना कहीं जब आप एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हो, तो जो एम्प्लॉय है उनकी जो स्किल होती है, उनकी जो नॉलेज होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, वो भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो कहीं ना कहीं हम जो मैनेजर है, वो मैनेजर जब अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है, ट्रांसफर करता है, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज को भी उस लायक बनाता है, कैपेबल बनाता है। तो कहीं ना कहीं डेलीगेशन प्रोवाइड सबॉर्डिनेट्स विद अपॉर्चुनिटी टू डेवलप डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजरियल स्किल्स। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है, तो ऑर्गेनाइजिंग प्ले अ क्रूशियल रोल है ना इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्यों, सबसे पहला है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से, अभी हमने देखा लास्ट स्टेप था एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो सुपीरियर था और एक जो सबॉर्डिनेट था, उस सबॉर्डिनेट को पता था कि वो जो टास्क कंप्लीट कर रहा है, उस टास्क को कंप्लीट करके उसको किसको प्रेजेंट करना है। तो कहीं ना कहीं जो काम है, उस रोल है या जो ड्यूटी असाइन हमने करी, हमने स्टेप देखी थी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, है ना। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, है ना। इसके अलावा डिवीजन ऑफ वर्क, हम काम को बांट रहे थे। तो कहीं ना कहीं हर चीज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की क्या करती है, क्लैरिटी प्रोवाइड करती है जो वर्किंग रिलेशनशिप होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है, समझाता है, कोई डुप्लीकेशन ना हो काम को, उसको अवॉइड करता है, एंड कन्फ्लिक्ट्स जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, उनको रिजॉल्व करता है। सेकंड, अगर देखें हम स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हम जब सिमिलर एक्टिविटीज उनको एक ही साथ रखते हैं, टास्क को एक साथ रखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग एक स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है, एक्सपर्टाइज प्रमोट करता है अलग अलग एरियाज में। इसके बाद है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इफेक्टिव होगा, कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है ऑपरेशन को क्लियरली क्या करने में, डिफाइनिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपने जब काम को बांटा तो उसको उसके स्किल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से एक रिलेशनशिप क्रिएट करके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिससे आपको पता चला किसको क्या काम देना है, किसको क्या काम, किससे क्या काम करवाना है, और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव। तो कहीं ना कहीं क्लियर व्यू आपको बनाता है अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली करने के लिए। इसके बाद है एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी मदद मिलेगी कि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या कर सके, खुद को बदल सके। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक प्रॉपर तरीका होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस मैनेजमेंट का, चीजों को डील करने का, या जो उनका वर्किंग जो एनवायरनमेंट है उसको किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। लास्ट आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेस को एलोकेट करना सिस्टमेटिकली, ensuring efficient utilization and minimization of waste। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस क्यों, क्योंकि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट करते हुए रिसोर्सेस का अपने टारगेट्स को अचीव भी कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं इट विल क्रिएट अ ह्यूज कॉस्ट या ह्यूज बर्डन टू द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। तो कहीं ना कहीं हम जब काम को बांटते हैं, तो उसकी जो स्किल होती है एम्प्लॉयज की, उसका जो नॉलेज होता है एम्प्लॉयज का, उसका जो एक कॉम्पिटेंसी होती है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि जो रिसोर्सेस का वेस्टेज है वो मिनिमम हो जाता है, कम से कम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप इन कंटेक्स्ट ऑफ डेलीगेशन, है ना।
तो यदि हमने अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने की पावर को हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। तो राइट टू मेक डिसीजन, इशू ऑर्डर्स, यूज रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहाँ फ्लो होता है? वो टॉप से बॉटम। तो अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? डिसीजन लेने की पावर, ऑर्डर इशू करने की पावर, या रिसोर्सेज को यूज करने की पावर, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लें, इसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, किसका? सबऑर्डिनेट का, ताकि वो टास्क को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके, जो कि किसने दिया है इसको? सुपीरियर ने। तो ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी से ही आती है। जब आप उसको अथॉरिटी देते हो, डिसीजन लेने की पावर देते हो, काम करने की पावर देते हो, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, लायबल हो जाता है, ऑब्लिगेशन हो जाता है उसके ऊपर कि वो आपको अब क्या करेगा? आंसर करेगा। तीसरा आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसर देने का ऑब्लिगेशन, कि जो आपने एग्जीक्यूट करी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूज ऑफ अथॉरिटी, इट एंश्योर्स द सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल फॉर देयर एक्शन। तो कहीं ना कहीं आंसरेबिलिटी है, मतलब आपको कोई काम दे दिया, डिसीजन लेने की पावर दे दी, वो हो गया अथॉरिटी। जब आपको काम आपने मिला आपको, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको उस काम को पूरा करना है। मगर आपने उस काम को कितना पूरा करा, पूरा नहीं करा, या नहीं किया, या अचीव कर लिया, उसके लिए जो एक आंसरेबिलिटी बनती है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मगर हमें इसका रिलेशनशिप किसके साथ देखना है? डेलीगेशन के साथ। तो यदि हम अथॉरिटी को देखें, डेलीगेटेड बाय द सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, enabling them to perform task. Responsibility accompanies, है ना, authority. The subordinate is obligated to complete the task assigned. Accountability या देखें तो हम फ्लो अपवर्ड होती, क्योंकि हमेशा जो आंसरेबिलिटी होगी वो सबऑर्डिनेट करेगा किसको? सुपीरियर को, मस्ट रिपोर्ट सुपीरियर ऑन द टास्क कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर सकती है? मिसयूज कर सकती है। मतलब आपने डिसीजन लेने की पावर दे दी, मगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो वह एम्प्लॉइज जो डिसीजन है उनको क्या कर सकता है? गलत तरीके से दे सकता है या ले सकता है। ठीक है। वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी लेड्स टू इनएफिशिएंसी, मतलब आपने उसको बहुत सारा काम दे दिया, मगर उसको पावर ही नहीं दी कोई चीज डिसाइड करने, तो कहीं ना कहीं वो एक इनएफिशिएंट तरीके से वर्क करेगा। वो उसका जो काम होगा वो एक प्रेशर में वो काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं, उसके पास खाली पावर का ही काम करनी है। तो यदि वो काम कर रहा होगा और डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, तो इट विल क्रिएट व्हाट? इट विल क्रिएट अ बर्डन ऑन द पर्सन, कि वो अपने काम को या टारगेट्स को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अफेक्ट द वर्किंग ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। तो अब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करता है, इसको हमें समझना है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है? एक फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर तरीका विद इन विच टास्क आर डिवाइडेड, जिसमें हम टास्कों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ग्रुप्ड करते हैं और कोऑर्डिनेटेड करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर सकें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनको एक साथ रखना, ताकि उसमें स्पेशलाइजेशन आ सके। इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला क्लैरिटी होगी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आपने सिमिलर एक्टिविटीज को एक साथ रखा, तो कोई भी प्रॉब्लम इशू अगर सेल्स से रिलेटेड होगा, तो यू कैन आंसर, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट। अगर वो एचआर से होगा, तो यू कैन आस्क फॉर द एचआर। इफ इट इज प्रॉब्लम फ्रॉम द मार्केटिंग, यू कैन आस्क फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो एक क्लियर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एंश्योर्स क्या करता है? एम्प्लॉइज को नो देयर ड्यूटी टू हुम दे रिपोर्ट, रिड्यूसिंग कंफ्यूजन, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे हम देखें कि इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, जैसे हम फंक्शंस के मार्केटिंग के जो एम्प्लॉइज होंगे वो रिपोर्ट करेंगे किसको? मार्केटिंग हेड को, क्योंकि जब एक स्ट्रक्चर है तो उनको पता है उनकी क्या हायरार्की है, उनकी क्या एक तरीके से चेन है, उनका टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, मिडिल क्या है, लोअर क्या है, और उनका वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरीके से काम करता है। दूसरा स्पेशलाइजेशन आएगा कहीं ना कहीं काम में। क्यों? क्योंकि एक फ्रेमवर्क होगा तो वो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करेगा। अभी जैसे हमने बात करी मार्केटिंग वाला जाके मार्केटिंग को, तो इसको सारी चीजें मार्केटिंग से रिलेटेड आ रही होंगी, इसको सारा नॉलेज मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। तो यदि उनको कोई प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर फील्ड में आती है, तो वो क्या कर सकते हैं? उस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है, दे स्पेशलाइजेशन है उस चीज में, ये लिखा है। लीडिंग टू अ बेटर परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं उनसे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। जैसे हमने देखा एग्जांपल डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे प्रोडक्ट फोकस जो डिविजन्स होते हैं उनका स्पेशलाइजेशन होता है उनकी प्रोडक्ट लाइन।
जैसे आपने देखा होगा कोई कंपनी है, वो किसी चीज को बनाती है तो खाली उस प्रोडक्ट में ही वो डील करती है। यदि अगर दूसरा प्रोडक्ट लाती भी है तो उसका जो डिवीजन होगा वो अलग होगा, ताकि जो उसका प्रोडक्ट एक्स है उस पर किसी तरीके का फर्क ना पड़े प्रोडक्ट वाई के प्रोडक्शन से। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, मतलब कि काम जो होता है वो फ्लेक्सिबल। अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर अलाउ फास्टर डिसीजन मेकिंग, आसानी से आप डिसीजन ले सकते हो। इनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट क्विकली, ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकता है, आसानी से जो भी चेंजेस होंगे उनको अडॉप्ट कर सकता है ना, टू चेंजेस। एग्जांपल जैसे एक मल्टीनेशनल जो कंपनी है विद रीजनल डिविजन्स कैन अडाप्ट टू लोकल मार्केट कंडीशंस, है ना। अब आप देखते ही होंगे कि जैसे हमारे भारत में भी इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज आके सेटअप हो गई, मगर वो खुद जैसे अभी कोई फेस्टिवल चल रहा होगा तो वो खुद को उस तरीके से उस एनवायरनमेंट के हिसाब से लोकल तरीके से क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर होने से फायदा हमें ये होता है कि हम इजिली जो फ्लेक्सिबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी है चेंजिंग एनवायरनमेंट की, या चेंजिंग जो कस्टम ट्रेडिशंस या हैबिट्स है, उनको हम आसानी से अपने बिजनेस में भी पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर लाइक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन लीडिंग टू बेटर आउटकम्स। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि मैट्रिक्स मींस हेयर कि ये अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है ना, तो कहीं ना कहीं ये इससे कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये सी से कर सकता है, ये डी से कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो काम में डिले हो रहा है वो डिले नहीं, तो उसको हम एक तरीके से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट विद द बोथ फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट टीम्स। तो कहीं ना कहीं जो फंक्शनल टीम है, प्रोजेक्ट टीम है, वो सबसे ही क्या करेगा, बातें करेगा, या फिर उसको जो भी डिसीजंस लेने होंगे, उनको जो भी चीजों के बारे में नॉलेज लेनी होगी वो ले सकते हैं, ताकि जो डिले है वर्क में वो डिले ना हो। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, सिमिलर एक्टिविटीज को एक जगह पे ग्रुप करना, और ग्रुप करने से फायदा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या फायदा होगा इससे, इससे फायदा ये होगा कि हम आसानी से कोई भी जो चेंजेस होंगे उनको इजीली अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फायदा है काय का, एक किसी बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस थे लॉन्ग आंसर्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बार बार हर साल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।